मेरी पत्नी हॉस्पिटल के बेड पर मरने का नाटक कर रही थी और मैंने बिना सोचे समझे सीधे जाकर उसके गाल पर 2 करारे थप्पड़ रसीद कर दिए। इतना ही नहीं, मैंने तुरंत ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को भी फोन घुमा दिया ताकि इसका सच में ऑपरेशन करवा सकूं। पिछले जन्म में मैं बस रोने धोने में व्यस्त रहा। पत्नी की सहेली के हाथ का पानी पीकर मैं 3 दिन और 2 रात लगातार सोता रह गया। जब होश आया तो पता चला कि पत्नी का तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अभी रोने का मौका भी नहीं मिला था कि कर्जदार घर आ धमके। तब जाकर समझ आया कि वो मरने से पहले करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी दोनों किडनियां निकाल लीं और कर्ज चुकाने के लिए मुझसे दिन रात 24 घंटे काम करवाया। सिर्फ 10 साल में मेरी हालत 80 साल के बूढ़े जैसी हो गई थी। और तभी एक दिन मैंने अपनी उसी मरी हुई बीवी को देखा जो अपने लवर के साथ लग्जरी कार में घूम रही थी। उसने हंसते हुए मेरी तरफ 100 रुपए का नोट फेंका और कहा कि मेरे इस योगदान के लिए शुक्रिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं दम तोड़ दिया। पर जब दोबारा आंख खुली तो मैं ठीक उसी दिन वापस पहुंच चुका था जब मेरी पत्नी को दिल का दौरा पड़ने का नाटक करना था। बेड पर सफेद चादर में लिपटी पत्नी को देखकर मैंने मन ही मन कहा, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तभी उसकी सहेली वांग मान्युन मुझे पानी पीने के लिए जिद करने लगी। पिछले जन्म में इसी पानी को पीकर मैं बेहोश हुआ था, इसलिए मैं 100% श्योर था कि इसमें कुछ मिलाया गया है ताकि मैं फ्यूनरल में न जा सकूं। मैंने ग्लास साइड में रखा और वांग मान्युन को हटाते हुए बेड के पास जाकर चादर हटा दी। लियू रुयान का चेहरा एकदम साफ और सांसें बिल्कुल नॉर्मल थीं। पिछले जन्म में सदमे में था, इसलिए ये सब देख नहीं पाया। मैंने हाथ उठाया और सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पार्ट 2। लियू रुयान टस से मस नहीं हुई, शायद उसने पकड़े जाने के डर से पहले ही एनेस्थीसिया ले रखा था। वांग मान्युन जोर से चिल्लाई। उसे लगा कि मैंने उसका नाटक पकड़ लिया है। जीजू, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मैंने बिना रुके लियू रुयान पर हाथ साफ करना जारी रखा। वांग मान्युन का चेहरा देखने लायक था। मैंने तुरंत दुखी होने का नाटक किया और रोते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि रात को देर तक मत जागा करो, टाइम पर हेल्थ चेकअप कराया करो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? ये देखकर वांग मान्युन हैरान रह गई। मैंने बिना वक्त गंवाए सीधे फोन निकाला और ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया। हेलो, मुझे ऑर्गन डोनेट करने हैं। अभी अभी डेथ हुई है, आप लोग तुरंत आ जाइए। वांग मान्युन मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी पहचान के डर से वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने तुरंत फोन निकालकर किसी को मैसेज टाइप किया। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन टीम वहां पहुंच गई। मैंने रोने का नाटक करते हुए कहा, मेरी पत्नी बहुत नेक दिल इंसान थी। इस अचानक हुई मौत के बाद मैं चाहता हूं कि उसके अंग किसी और के काम आ सकें। टीम के मेंबर ने कहा, सर, आपकी सोच बहुत महान है। हम उन परिवारों की तरफ से आपको थैंक यू कहते हैं। हमें कौन से ऑर्गन्स लेने हैं? मैंने आह भरते हुए कहा, इसे अचानक हार्ट अटैक आया था तो मुझे नहीं पता कि कौन से ऑर्गन्स ठीक हैं। आप लोग सीधे बॉडी को ओपन करके देख लीजिए, जो भी काम का लगे उसे निकाल लीजिए, और अगर कोई अंग काम का न हो तो पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए दे दीजिए। ये सुनते ही वांग मान्युन घबराकर बोली, नहीं जीजू, रुयान दीदी ऐसा कभी नहीं चाहती थीं। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि उन्हें अपनी बॉडी डोनेट नहीं करनी, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मान्युन, मैं उसका पति हूं और ये फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है। तुम तो बस उसकी एक दोस्त हो, और वैसे भी तुम्हारी इस बहस की वजह से ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। तुम खुद एक डॉक्टर हो, क्या तुम किसी की जान नहीं बचाना चाहती? टीम के लोगों ने भी उसका सपोर्ट करते हुए वांग मान्युन से हटने को कहा। वांग मान्युन बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मैंने आंटी को फोन कर दिया है, कम से कम उन्हें तो अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा देखने दीजिए। तभी लियू रुयान की मां डू शाओमिन भागती हुई अंदर आई। उसने बेड पर अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, पर तुरंत मुड़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई और अब तुम उसके शरीर के टुकड़े करना चाहते हो। अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उनकी इस जिद के आगे ऑर्गन डोनेशन की टीम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। वांग मान्युन ने तुरंत चादर से लियू रुयान का चेहरा ढक दिया। डू शाओमिन सोफे पर बैठ गई और मुझे गालियां देने लगी। तुम जैसे लालची इंसान को अपनी पत्नी के जाने का कोई दुख नहीं है, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा बनना है तो खुद को डोनेट कर दो। मैंने अपना चेहरा पकड़कर माफी मांगी। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस। चुप रहो, तुम अभी के अभी यहां से निकलो, मैं खुद अपनी बेटी को लेकर श्मशान घाट जाऊंगी। मैंने बिना कोई बहस किए वांग मान्युन का लाया हुआ पानी डू शाओमिन की तरफ बढ़ा दिया। गुस्से और चिल्लाने की वजह से उनका गला सूख चुका था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे पूरा पानी एक बार में पी लिया। वांग मान्युन उन्हें रोक भी नहीं पाई।
2 मिनट के अंदर ही डू शाओमिन सोफे पर गहरी नींद में सो गईं। ये देखकर वांग मानयून के पसीने छूट गए। वो हकलाते हुए बोली, जीजू, आप फिर से ऑर्गन्स डोनेट करने की सोच रहे हैं क्या? मैंने सिर हिलाते हुए डू शाओमिन को सोफे पर ठीक से लिटाया और कहा, बिल्कुल नहीं, जब मम्मी ने मना कर दिया तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? वांग मानयून ने राहत की सांस ली और कहा, आंटी अचानक बेहोश हो गई हैं, आपको इन्हें तुरंत इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। रुयान दीदी के अंतिम संस्कार का इंतजाम मैं संभाल लेती हूं। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक डॉक्टर हो तो मरीज की देखभाल करना तुम्हारा काम है, और मैं रुयान का पति हूं, इसलिए अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी बनती है। ये कहकर मैंने तुरंत फ्यूनरल वैन को कॉल करके बुला लिया। वांग मानयून पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो डू शाओमिन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। जैसे ही फ्यूनरल स्टाफ लियू रुयान की बॉडी को ले जाने लगा, वांग मानयून ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जीजू, मुझे लगा कि दीदी के शरीर में कुछ हलचल हुई है, शायद वो अभी भी जिंदा हैं। हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। मैंने तुरंत डेथ सर्टिफिकेट उसके मुंह के आगे कर दिया और ठंडे लहजे में कहा, मानयून, सोच समझकर बोलो, अगर वो इस समय जिंदा साबित हो गई तो हॉस्पिटल और तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? इसे सीधा मर्डर और धोखाधड़ी का केस माना जाएगा। तुम सीधे जेल जाओगी। अब मुझे सच बताओ, क्या तुमने सच में उसे हिलते हुए देखा है? वांग मानयून के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसका हाथ झटका और फ्यूनरल वैन में बैठ गया। वैन के अंदर लियू रुयान की उंगलियां सच में हिलने लगी थीं। शायद एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था और उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई जरा गाड़ी तेज चलाना, मेरी सास हॉस्पिटल में है और वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार शांति से हो। मैं बस अपनी पत्नी को सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूँ। ड्राइवर ने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। पिछले जन्म में जब मैं इससे मिला था तो 10 साल बाद भी इसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा था कि तुम तो मर चुकी थी तो उसने हंसते हुए कहा था, मैं तो बस उस कर्ज और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अगर मैं डिवोर्स लेती तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलता, इसलिए मैंने फेक डेथ का प्लान बनाया ताकि सारा कर्ज तुम्हारे सिर आ जाए और मैं अपने पार्टनर के साथ नई जिंदगी जी सकूं। वैन में उसकी बॉडी के पास बैठकर मैंने धीरे से उसके कान में कहा, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। तुम और तुम्हारा लवर मिलकर मुझे फंसाना चाहते थे, पर मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि तुम्हारी मौत की इच्छा को पूरा करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस समय दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, पर जिंदा जलने का एक्सपीरियंस शायद पहली बार किसी को मिलने वाला है। लियू रुयान की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रास्ते में मेरे फोन पर वांग मानयून और डू शाओमिन के लगातार कॉल्स आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन अटेंड नहीं किया। ड्राइवर की तेज ड्राइविंग की वजह से हम सिर्फ 20 मिनट में श्मशान घाट पहुंच गए। वहां काफी भीड़ थी और हमारा नंबर आने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। मैंने तुरंत वहां के मैनेजर को कुछ पैसे दिए और रोने का नाटक करते हुए कहा, मेरी सास की हालत बहुत गंभीर है, मुझे तुरंत वापस जाना है। प्लीज मेरी पत्नी का काम पहले करवा दीजिए। पैसों का असर हुआ और लियू रुयान की बॉडी को तुरंत अंदर भेज दिया गया। जैसे ही स्टाफ बटन दबाने लगा, मैंने उसे रोका और कहा कि ये आखिरी काम मैं खुद अपने हाथों से करना चाहता हूं। ठीक उसी समय दरवाजे पर डू शाओमिन और वांग मानयून चिल्लाते हुए अंदर आईं, रुको, इसे बाहर निकालो। वे दोनों अभी भी अपने प्लान को बचाने की कोशिश कर रही थीं। मैंने तुरंत घुटनों के बल बैठकर रोना शुरू कर दिया। मम्मी अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है, प्लीज उसे शांति से जाने दीजिए। वहां मौजूद स्टाफ और भीड़ हमारी बहस देखकर चिढ़ गई। एक स्टाफ मेंबर ने कहा, ये कोई ड्रामा करने की जगह नहीं है। ये कहकर वो बटन दबाने आगे बढ़ा। डू शाओमिन और वांग मानयून उसे रोकने के लिए तेजी से आगे झपटी। स्टाफ मेंबर अचानक साइड हो गया और उन दोनों का संतुलन बिगड़ गया। उनका हाथ सीधे मेन बटन पर जा लगा। एक जोरदार आवाज के साथ आग की लपटों ने लियू रुयान को घेर लिया। अंदर से एक चीख सुनाई दी, जिसे बाहर के शोर में किसी ने नोटिस नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब सबने ग्लास के अंदर देखा तो लियू रुयान का हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ था। स्टाफ के लोग हैरान होकर आपस में बात करने लगे कि आमतौर पर बॉडी इस तरह रिएक्ट नहीं करती। मैंने अपने झूठे आंसू पोंछे और कहा, मेरी पत्नी अपनी मां से बहुत प्यार करती थी, शायद उनकी आवाज सुनकर वो आखिरी बार उन्हें देखना चाहती थी। रुयान, तुम शांति से जाओ, मैं मम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। वांग मानयून पूरी तरह होश खो चुकी थी। वो पागलों की तरह फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने लगी, लेकिन स्टाफ ने उसे रोक दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, शांत हो जाइए। डू शाओमिन ने जमीन पर गिरकर मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरी बेटी को मार डाला, तुम एक कातिल हो। मैंने ठंडे दिमाग से जेब से डेथ सर्टिफिकेट निकाला और कहा, मम्मी, रुयान की मौत हार्ट अटैक से हुई है और इसका सर्टिफिकेट खुद आपकी इस डॉक्टर सहेली ने साइन किया है। अगर कोई गड़बड़ है तो आप इससे पूछ सकती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए वांग मानयून की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वांग मानयून को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे।
अगर वो कहती कि इंसान मरा नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से आया, और अगर वो कहती कि इंसान मर चुका है तो दू शाओमिन को यकीन नहीं होता। लेकिन मेरे इतना कहते ही दू शाओमिन को भी बात समझ में आ गई। तुम्ही ने मेरी बेटी को मारा है। मेरी बेटी मिंग और गुओझेंग के साथ मिलकर कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाली थी, और यहां मेरी बेटी का अंतिम संस्कार भी हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। स्टाफ के चेहरों का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये तो मर्डर है। दू शाओमिन ये सुनते ही चक्कर खाकर सीधे वहीं बेहोश हो गई। मैंने तुरंत सिचुएशन को संभाला और सीधे वांग मान्युन के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। मान्युन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा मजाक कोई कैसे कर सकता है? मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रही हो? वांग मान्युन एकदम सन्न रह गई। आसपास के स्टाफ को भी लगा कि वांग मान्युन बस कोई घटिया मजाक कर रही थी, इसलिए वे सब वापस अपने अपने काम में लग गए। देखते ही देखते लियू रुयान का अंतिम संस्कार पूरा हो गया। मैं चेहरे पर भारी गुस्सा दिखाए लियू रुयान की अस्थियां लेकर वहां से निकल गया। निकलते निकलते मैंने वांग मान्युन से इतना जरूर कहा, तुमने फालतू में मम्मी को डराकर बेहोश किया है, अब तुम ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। दो ऐसा नहीं था कि मैं वहां तमाशा नहीं देखना चाहता था, पर सच तो ये था कि मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। घर पहुंचकर मैंने लियू रुयान की अस्थियों को लिविंग रूम में एक ऐसी जगह रख दिया जहां सबकी नजर पड़े। इसके तुरंत बाद मैंने वकील से कांटेक्ट किया और लियू रुयान की कंपनी और प्रॉपर्टी अपने नाम करने के प्रोसेस में लग गया। पिछली जिंदगी में मैं दुख में इतना डूब गया था कि जब तक संभला कंपनी हाथ से निकल चुकी थी। अगर इस बार मैंने फुर्ती नहीं दिखाई तो दू शाओमिन के होश में आते ही वो बाजी मार लेगी। चेन लॉयर रुयान अचानक चली गई, लेकिन उसने अपनी लाइफ में मुझसे कुछ फैमिली ट्रस्ट और ओवरसीज अकाउंट्स के बारे में बात की थी। मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करें और अगले 48 घंटे के अंदर उसके नाम के असली ट्रांजैक्शन और कैश फ्लो का पता लगाएं। फोन की दूसरी तरफ चेन जियानझांग थोड़ा हिचकिचाए। मिस्टर ली, अभी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से लियू मैडम के नाम पर सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज और वो कंसल्टिंग कंपनी है जो डूबने की कगार पर है। इसके अलावा उन पर करोड़ों का कर्ज भी है। सही कहा ना? चेन लॉयर, लियू रुयान बेहद शातिर औरत थी। वो तलाक लेने के बजाय अपनी मौत का नाटक करने को तैयार हो गई। इसका सीधा मतलब है कि वो जो एसेट्स बचाना चाहती थी वो उस करोड़ों के कर्ज से कहीं ज्यादा बड़े थे। आप बस जांच शुरू कीजिए, आपकी फीस 3 गुना होगी। पैसों की चमक देखकर सामने वाला तुरंत काम पर लग गया। अगली दोपहर मुझे चेन लॉयर का एक एन्क्रिप्टेड ईमेल मिला। जैसा मैंने सोचा था, कहानी बिल्कुल वैसी ही निकली। लियू रुयान अपनी उस सो कॉल्ड मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स ट्रांसफर कर रही थी। उसने वांग मान्युन के डॉक्टर बैकग्राउंड का फायदा उठाकर भारी मात्रा में इलीगल प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के फॉर्मूले खरीदे और उन्हें कुछ शेल कंपनियों के नाम कर दिया था। पार्ट 3। सबसे मजेदार बात यह थी कि मुझे एक सीक्रेट लॉकर का पता चला जो एक पुराने गैराज में था। जब मैंने उस जंग लगे शटर को उठाया तो अंदर से एक अजीब सी सड़न भरी बदबू आई। पिछली जिंदगी में मैं इस कोने में कभी नहीं आया था। मैंने वहां एक छुपा हुआ बॉक्स तोड़ा तो अंदर कोई जेवर नहीं बल्कि कैश की गड्डियां और कुछ क्रिप्टो करेंसी के हार्डवेयर वॉलेट मिले। करोड़ों का कर्ज। लियू रुयान, तुम्हारी प्लानिंग तो ये थी कि मैं कर्ज के दलदल में फंसा रहूं और तुम इन करोड़ों के बिटकॉइन लेकर विदेश में जी बोयुआन के साथ ऐश करो। मैंने काउंट किया, वहां करीब 20 लाख रुपए कैश थे। मैंने उन्हें बैंक में जमा करने की जल्दबाजी नहीं की बल्कि सीधे उन लोन कंपनियों से कांटेक्ट किया जिनका लियू रुयान पर सबसे ज्यादा कर्ज था। उन वसूली करने वाले गुंडों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका भागना नहीं बल्कि उन्हें अपने पाले में करना है। मैंने उन कंपनियों के मालिकों को एक आलीशान प्राइवेट क्लब में बुलाया। जेंटलमैन, लियू रुयान का अंतिम संस्कार हो चुका है और ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। आप सबने सुन ही लिया होगा। मिस्टर लिन, इंसान के मरने से कर्ज खत्म नहीं होता। आप उसके लीगल वारिस हैं, ये पैसा आपको चुकाना होगा। मैंने मना कब किया? ये लीजिए 20 लाख रुपए, ये मेरी तरफ से आपके इंटरेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी का कर्ज मैं लियू रुयान की कंपनी का कंट्रोल हाथ में लेते ही लीगल इक्विटी के जरिए चुका दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। लियू रुयान की मां दू शाओमिन और जी बोदा नाम के उस आदमी के पास रुयान का कुछ पर्सनल कैश हो सकता है। वे लोग इस समय मुझे मर्डरर बताकर अफवाहें फैला रहे हैं ताकि वे इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। अगर वे कामयाब हो गए तो आपको अपना 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। मिस्टर लिन, का मतलब है कि हम उन्हें आपके काम के बीच में न आने दें और साथ ही उन्हें भी जरा कर्ज की वसूली का मजा चखाएं। जब वे सबूत ही चाहते हैं तो पहले उन्हें कर्ज के इस दलदल में डूबने का मजा लेने देता हूं। लियू रुयान की कंपनी का नाम रुयान ट्रेडिंग था। सुनने में जितना शरीफ, अंदर से उतना ही काला धंधा। कंपनी टेकओवर करने के पहले ही दिन मैं अपने साथ 12 तगड़े बाउंसर्स लेकर गया। फाइनेंशियल हेड वांग चिन, जो वांग मान्युन की कजिन थी, फाइल्स पकड़े हुए डर के मारे कांप रही थी। लिन सर, ये रूल्स के खिलाफ है। लियू मैम अभी गई ही हैं और आप आते ही हम पुराने एम्प्लॉयज को इस तरह नौकरी से निकाल रहे हैं। रूल्स?
3,80,000 का फंड गायब करना और फेक इनवॉइस बनाना। वॉन्ग मैनेजर, आप मुझसे रूल्स की बात करना चाहती हैं या पुलिस स्टेशन जाके अपनी लाइफ डिस्कस करना चाहती हैं? आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। अपने कंप्यूटर से लियू रुयान और जी बोदा के बीच के सारे ईमेल और ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालकर मुझे दो। अगर काम ढंग से हो गया तो ये 3,80,000 आपकी विदाई का गिफ्ट होगा, नहीं तो अपनी कजिन के साथ जेल जाने की तैयारी कर लो। 20 मिनट के अंदर मेरे हाथ में वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। इसमें लियू रुयान द्वारा जी बोदा को इलीगल तरीके से पैसे ट्रांसफर करने के सबूत और विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट शामिल थे। ये सब चीजें लियू रुयान ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बचाकर रखी थीं, लेकिन अब ये उनके खिलाफ धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थीं। बाहर मौसम खराब था, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में बढ़ते नंबर्स को देखकर मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं थी। लियू रुयान की प्रॉपर्टी, क्रिप्टो एसेट्स और कंपनी के शेयर्स मिलाकर टोटल वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी थी, और वो करोड़ों का कर्ज मेरी प्लानिंग की वजह से लियू रुयान का पर्सनल फ्रॉड साबित हो चुका था। चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थी और उसकी प्रॉपर्टी से कर्ज की रिकवरी दिखाई जा चुकी थी, इसलिए बचा हुआ सारा बैड डेट उसकी गारंटर दू शाओमिन के सिर मढ़ दिया गया। ये मेरी तरफ से उसके लिए आखिरी गिफ्ट था। बीवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास पैसा, घर और कंपनी सब कुछ है। अब मैं अपनी लाइफ बेहद शानदार तरीके से जीऊंगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शानदार। मैंने जमकर ड्रिंक की और सीधे सोफे पर ही सो गया। अगली सुबह दरवाजे पर लगातार हो रही खटखट से मेरी नींद खुली। मैंने अपना भारी सिर सहलाते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर वांग मानयुन, दू शाओमिन और एक अनजान शख्स खड़ा था जो मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। शक्ल से ये वही जी बोदा था जिसे मैंने पिछली जिंदगी में देखा था। वो बेहद गुस्से और दुख में दिख रहा था और उसके साथ एक 6-7 साल का बच्चा था जिसकी शक्ल काफी हद तक लियू रुयान से मिलती थी। क्या ये लियू रुयान और उसका नाजायज बच्चा था? तभी तो शादी के बाद लियू रुयान कभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसका बच्चा तो अपने एक्स के साथ पहले ही सेटल था। वे तीनों बेहद परेशान दिख रहे थे और उनके पीछे कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। पुलिस ऑफिसर, यही है वो आदमी, इसी ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। इसे तुरंत अरेस्ट कीजिए और इसे भी सीधे आग में झोंक दीजिए ताकि इसे भी पता चले कि कैसा दर्द होता है। मुझे मालूम था कि ये ड्रामा होना ही है, बस उम्मीद से थोड़ा जल्दी हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और मासूम बनते हुए कहा, मम्मी, आप इस तरह का मजाक क्यों कर रही हैं? ये कहते हुए मैंने डेथ सर्टिफिकेट आगे बढ़ा दिया। ऑफिसर, ये मेरी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट है। मेरी सास इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, शायद इसलिए उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। पुलिस वाले ने पेपर चेक किए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने बात आगे बढ़ाई। हमारी शादी को 3 साल हुए थे और हम दोनों के बीच बहुत प्यार था। मैं अपनी बीवी की बॉडी को इस तरह खराब होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या अपनी बीवी से प्यार करना कोई गुनाह है? दू शाओमिन ने अपना दिल पकड़ लिया। बकवास बंद करो, मेरी बेटी तुमसे नफरत करती थी। अगर बोदा का उस समय तलाक नहीं हुआ होता तो रुयान तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ताकि तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी हड़प सको। मैंने कंपनी के लोगों से कल ही बात की है, अब तुम क्या छुपाओगे? मेरी आंखें एकदम लाल हो गईं, जैसे मुझे गहरा सदमा लगा हो। मम्मी, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मेरा और रुयान का रिश्ता सच्चा था। अगर ऐसा नहीं होता तो रुयान अपनी वसीयत में मुझे अपना इकलौता वारिस क्यों बनाती? आप लोग कह रहे हैं कि रुयान जिंदा है, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या पागल हैं जो जिंदा और मुर्दा इंसान का फर्क न समझें? मानयुन ने खुद मुझसे कहा था कि रुयान का ब्रेन डेड हो चुका है और उसका दिल काम नहीं कर रहा। क्या कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है? दू शाओमिन ने वांग मानयुन को बोलने का इशारा किया, लेकिन वांग मानयुन नजरें झुकाए खड़ी रहीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने अब ये माना कि डेथ सर्टिफिकेट फर्जी था तो वो खुद जेल चली जाएगी, इसलिए चुप रहकर इस बात को सच मान लेना ही उसके लिए सेफ था। मामला पूरी तरह अटक गया था। जी बोदा ने दू शाओमिन का हाथ खींचा, जिसके बाद दू शाओमिन शांत हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुयान सच में नहीं मरी, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। सालों पहले हमारे बीच गलतफहमी हुई थी और वो गुस्से में तुमसे शादी कर बैठी। अब मेरा तलाक हो चुका है और मैं अपने बच्चे के साथ वापस आया हूं। रुयान को भी समझ आ गया था कि वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हारे चंगुल से निकलने के लिए ये नाटक कर रही थी। लेकिन किस्मत खराब थी कि तुमने उसे सच में जला दिया। इसमें रुयान की कोई गलती नहीं थी, वो बस तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो बहुत साफ दिल की थी। अब जब वो नहीं रही तो हम बस इतना चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को अपनाओ ताकि इसे इसकी माँ की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सके। मैंने पानी का एक घूंट लिया और दू शाओमिन के स्टाइल में ही जवाब दिया, बकवास बंद करो मम्मी, मुझे पता है कि आपके और रुयान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। रुयान ने मरते समय अपनी वसीयत में आपको फूटी कौड़ी तक नहीं दी, इसलिए अब आप इस अनजान बच्चे को लाकर उस पर झूठे आरोप लगा रही हैं ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी ऐंठ सकें। सही कहा ना?
दू शाओमिन गुस्से से फटने वाली थी, लेकिन पैसों के लिए उसने खुद को संभाला। तुम झूठ बोल रहे हो। रुयान और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, ये रुयान का ही खून है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुरंत लियू रुयान की ओरिजिनल वसीयत उनके सामने रख दी। मम्मी, आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर आपके रिश्ते इतने ही अच्छे थे तो इस वसीयत में आपका नाम तक क्यों नहीं है? इसमें सब कुछ मेरे नाम पर क्यों लिखा है? दू शाओमिन के पास कोई जवाब नहीं था और जी बोदा भी चुप रहने में ही भलाई समझ रहा था। आखिर वो पुलिस के सामने ये तो नहीं कह सकता था कि लियू रुयान ने ये वसीयत सिर्फ मुझे कर्ज के जाल में फंसाने के लिए बनवाई थी। मैंने जी बोदा के पीछे छिपे उस बच्चे को देखा और मन ही मन हंसा। मैं भी सोचूं कि 3 साल तक वो इतनी अच्छी बीवी होने का नाटक क्यों कर रही थी। असल में तो उसका पुराना प्यार और उसका बेटा वापस आने वाले थे। खैर, मुझे अब इस बात का कोई दुख नहीं था। आखिर मैं एक बार मरकर वापस जो आया था। मैंने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, अगर आप कहते हैं कि ये बच्चा रुयान का है तो इसका कोई लीगल सबूत दिखाइए, जैसे कोर्ट से अप्रूव्ड डीएनए टेस्ट या इसका बर्थ सर्टिफिकेट। एक जी बोदा और दू शाओमिन दोनों एक बात पर अड़े थे कि उनके पास कोई डीएनए टेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे का जन्म घर पर हुआ था, इसलिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। लेकिन उनका दावा यही था कि बच्चा रुयान का ही है। पुलिस ऑफिसर, आप समझ रहे हैं ना? इन्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी बीवी का अंतिम संस्कार हो चुका है, इसलिए ये जानबूझकर एक बच्चे को मोहरा बनाकर यहाँ प्रॉपर्टी हड़पने आए हैं। ये मुझ पर अपनी ही बीवी को जिंदा जलाने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की बातें आपस में बिल्कुल मैच नहीं खा रही हैं। दू शाओमिन ने घबराते हुए कहा, मैं बच्चे के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवा सकती हूँ। इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं बच्चे की नानी हूँ, तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि ये रुयान का ही बच्चा है। पुलिस वाले ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे सिर्फ यह साबित होगा कि आपका बच्चे से कोई रिश्ता है, लेकिन इससे लियू रुयान और इस बच्चे का कनेक्शन साबित नहीं होता। और अगर मान भी लें कि रिश्ता है तो भी ये साबित नहीं होता कि आपका और आपके पति का रुयान के अलावा कोई और बच्चा नहीं है। मैं मन ही मन अपनी हंसी दबा रहा था। सच तो ये है कि जब मैं लियू रुयान का अंतिम संस्कार करने पर अड़ा था तो मेरे दिमाग में ये डर भी था। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये दांव इतना सटीक बैठेगा। दू शाओमिन और जी बोदा ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिसके बाद जी बोदा ने हिम्मत जुटाकर कहा, बच्चा चाहे जिसका भी हो, लेकिन रुयान जिंदा थी और इसी ने उसे आग में झोंका है। ये एक मर्डरर है, इसे रुयान की प्रॉपर्टी से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। जी बोदा की ये बात वैसे बिल्कुल सही थी, लेकिन शर्त बस इतनी थी कि पहले तुम्हें मुझे मर्डरर साबित करना होगा। मैंने अचानक वांग मान्युन की तरफ देखा। मान्युन, अब तुम ही बताओ कि रुयान जिंदा है या मर चुकी है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारी अपनी फैमिली है, इसलिए जो भी बोलना सोच समझकर बोलना। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अंतिम संस्कार की मशीन चालू हुई तो तुम और मम्मी ही आगे बढ़े थे। अगर रुयान सच में जिंदा थी तो कानून की नज़र में तुम दोनों मर्डरर हो। मैंने उनके रोकने की कोशिश को जानबूझकर बटन दबाने का रूप दे दिया। दू शाओमिन अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि वांग मान्युन ने कांपते हुए कहा, रुयान दीदी सच में मर चुकी थी। मुझे बड़ी राहत मिली, लेकिन तभी जी बोदा ने अपना फोन ऊपर उठा दिया। मुझे मालूम था कि तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूं। जी बोदा ने फोन में एक वीडियो प्ले किया, जिसमें जी बोदा, लियू रुयान, वांग मान्युन और दू शाओमिन चारों सोफे पर बैठकर फेक डेथ का प्लान बना रहे थे। फोन से लियू रुयान की आवाज आई, जो पिछली जिंदगी की तरह ही घटिया लग रही थी। वक्त आने पर मैं एनेस्थीसिया ले लूंगी, तुम किसी तरह मेरे पति को बेहोश कर देना और उसे बता देना कि मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है। काम होने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। हालांकि ये वीडियो अधूरा था, इसमें हमारे ऊपर कर्ज लादने वाली प्लानिंग का कोई जिक्र नहीं था। वांग मान्युन जमीन पर बैठ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सफाई दे। मुझे सच में कुछ नहीं पता। जी बोदा को लगा कि वो जीत गया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुमने ही रुयान को मारा है, इसलिए तुम्हें जेल जाना होगा और ये सारी प्रॉपर्टी आंटी को मिलनी चाहिए। मैं डरने का नाटक करते हुए चुप रहा। थोड़ी देर तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद मैं बेहद दुखी नजर आने लगा। ऑफिसर, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। इन तीनों ने जानबूझकर मेरी बीवी की मौत का नाटक रचा और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मैं उस वक्त दुख में इतना पागल था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इन दोनों को अच्छी तरह पता था कि मैं अपनी बीवी के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूं और उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं, फिर भी इन्होंने मुझसे सच छुपाया। ये जानबूझकर चाहते थे कि मैं अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर दूं, ताकि ये बाद में आकर मेरे सारे एसेट्स छीन सकें। मुझे पता था कि मेरी बीवी मर चुकी है और मैंने नॉर्मल प्रोसेस के तहत उसका अंतिम संस्कार किया। क्या ये कोई क्राइम है? वे दोनों एकदम सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सफाई से अपनी बात रखूंगा। उन्हें लगा था कि सच सामने आते ही मैं टूट जाऊंगा और वे जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन मैं तो एक बार मौत का स्वाद चख चुका था। मैं अब पुराना सीधा साधा इंसान नहीं था। जब से मेरी आंखें खुली थीं, मैंने अपने आगे का हर कदम पहले ही प्लान कर लिया था। मैंने भारी आवाज में कहा, जब मैं ऑर्गन्स डोनेट करने की बात कर रहा था तब मम्मी आप वहीं थीं।
आपने डोनेशन से मना किया, लेकिन मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर बात सिर्फ डिवोर्स की थी तो मैं मना क्यों करता? असल में आप लोगों ने रुयान को अपने जाल में फंसाया, उसे इस फेक डेथ के लिए उकसाया और मुझे अपनी ही बीवी का कातिल बना दिया। आप लोग कितने बेरहम हैं। वो इसलिए क्योंकि रुयान चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑर्गन डोनेशन से रोका। मेरी सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, तो इसका क्या जवाब है? जब मैं श्मशान घाट जा रहा था तब आप लोगों ने मुझे फोन किया था। इसका मतलब आपको पता था कि मैं अंतिम संस्कार के लिए निकल चुका हूं। मैं दुख में था, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन आपने मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं भेजा? और जब आप श्मशान घाट पहुंचे तब तक रुयान की बॉडी को आग नहीं लगी थी, तब आपने सच बताने के बजाय सबके सामने वो बटन क्यों दबाया? दू शाओमिन और वांग मान्युन के पास कोई जवाब नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता था कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे टाइम रहते सब संभाल लेंगे। उन्हें बस मुझे थोड़ी देर के लिए वहां से हटाना था। आखिर पैसा कमाने के लिए इतना रिस्क तो बनता ही था। खैर, ये तमाशा बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही थीं, इसलिए पुलिस हम सभी को आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस को साफ समझ आ गया कि मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करने वाला एक सीधा साधा पति था, जिसे लियू रुयान के अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कभी लियू रुयान के काम या उसके फोन को चेक नहीं करता था। पुलिस ने जब हमारे पड़ोसियों, दोस्तों और कलीग से पूछताछ की और घर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये साफ हो गया कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल थे, जिनके बीच कभी कोई झगड़ा तक नहीं हुआ था। पुलिस के लिए मेरे पुनर्जन्म की बात जानना नामुमकिन था, इसलिए मौजूद सबूतों के आधार पर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसा पति अपनी बीवी का मर्डर करेगा। दूसरी तरफ दू शाओमिन, वांग मान्युन और जी बोदा के बयानों में ढेरों कमियां थीं। उनके पास मुझे सच बताने के कई मौके थे, लेकिन वे तब तक चुप रहे जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो गया। खासकर वांग मान्युन और दू शाओमिन, जिन्होंने लियू रुयान को मशीन के अंदर जाते देखा, फिर भी सच छुपाया और खुद बटन दबा दिया। उन्होंने इसे एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन उनकी बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। ऊपर से ये फेक डेथ का पूरा प्लान ही अपने आप में एक बड़ा क्राइम था। आखिरकार जांच पूरी हुई और कोर्ट ने मुझे एक बेकसूर और दुखी पति माना, जिसने अपनी बीवी को खोया था। वहीं बाकी तीनों को मर्डर की साजिश रचने के आरोप में जेल भेज दिया गया। बेल पर बाहर आने के बाद दू शाओमिन और जी बोदा ने हार नहीं मानी। वे आए दिन गुंडे भेजकर मेरा रास्ता रोकने लगे। मैंने पहले सोसाइटी के गार्ड्स और फिर पुलिस की मदद ली, लेकिन वे किसी जिद्दी पिस्सू की तरह मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। थक हारकर मैंने लियू रुयान की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी के पैसों से 100 बाउंसर्स हायर कर लिए और उन्हें साफ ऑर्डर दे दिया, अगर आगे से कोई भी तमाशा करे तो इन दोनों मेन कल्पिट्स को छोड़कर बाकी सबको इतना मारो कि वे सीधे ऊपर पहुंच जाएं। जो भी नुकसान होगा मैं पैसे देकर संभाल लूंगा। इस कदम से दू शाओमिन और जी बोदा का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके उकसावे में आने वाले गुंडों की शामत आ गई। उन्होंने पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल का बिजनेस बढ़ाए रखा। इसके बाद दू शाओमिन ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। वे दोनों सिर्फ गुस्से में दूर से मुझे घूर सकते थे। मैं उनकी इस बेबसी का मजा लेता और उनके सामने अपनी आलीशान जिंदगी जीता, महंगी शैंपेन, स्पोर्ट्स कार और खूबसूरत लड़कियां। मैंने अपनी पिछली जिंदगी के सारे अधूरे अरमान पूरे किए, जिसे देखकर दू शाओमिन और जी बोदा अंदर ही अंदर जलकर राख होने लगे। 3 महीने बाद केस का फाइनल फैसला आया और उन तीनों को मर्डर की साजिश के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जब पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची तो दू शाओमिन ने ड्रामा शुरू कर दिया। वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई और नीचे कूदने की धमकी देने लगी। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि मैंने अपनी बीवी का मर्डर किया है और पुलिस वाले बिक चुके हैं। नीचे तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। दू शाओमिन को लगा कि वो पब्लिक का सपोर्ट हासिल कर लेगी, इसलिए वो और जोर जोर से रोने लगी। करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अब कूदने भी वाली हो या बस टाइम पास कर रही हो? हमारा वक्त बर्बाद मत करो। दू शाओमिन को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वो पैर पटकने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे गिर गई। एक जोरदार आवाज के साथ उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। वांग मान्युन का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। मामला बढ़ने के तुरंत बाद उसके पति ने उससे डिवोर्स ले लिया, बच्चे की कस्टडी अपने पास रख ली और बच्चे को साफ कह दिया कि वो आगे से अपनी मां का चेहरा भी न देखे। पुलिस के आने से पहले वांग मान्युन कई बार मेरे पास गिड़गिड़ाने आई थी। वो हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मुझसे एक सेटलमेंट लेटर मांग रही थी। उसका कहना था कि अगर मैं उसे माफ कर दूं तो वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपना घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन जब पिछली जिंदगी में मेरा पूरा परिवार बर्बाद हुआ था, तब किसी ने मुझ पर तरस खाया था क्या? इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आखिरी बार उसने मेरे सामने अपने सारे कपड़े तक उतार दिए, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए अपने बाउंसर्स को इशारा किया और उसे घर से बाहर फेंकवा दिया। बाद में पता चला कि वांग मान्युन ने जेल में कई बार सुसाइड की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गई। जी बोदा की कहानी तो और भी मजेदार थी। वो मेरे सामने इमोशनल कार्ड खेलने लगा,
कहने लगा कि बच्चा बेकसूर है और अगर मैं लियू रुयान से सच में प्यार करता था तो मुझे उसके बच्चे को इस तरह अनाथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने ये भी कहा कि बच्चा बहुत समझदार है और आगे चलकर मेरी कंपनी संभाल सकता है। खुद के लिए उसने कहा कि वो ज्यादा लालची नहीं है, बस बच्चे का असली बाप होने के नाते उसे कुछ लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि वो चुपचाप अपनी आगे की लाइफ जी सके और कभी मेरे सामने ना आए। मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अनाथालय से बात कर ली है, बच्चे को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। रही बात तुम्हारी, तो रुयान नीचे बहुत अकेली है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। जी बोदा के गुस्से और गालियों के बीच मैं मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया और अपने पास्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। सब कुछ सेटल होने के बाद मैंने उन 100 बाउंसर्स को एक अच्छी खासी रकम देकर नौकरी से हटा दिया। उन सब में एक लेडी बाउंसर थी जिसने न सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था, बल्कि उसका नेचर भी मुझे काफी पसंद आया था। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वफादारी साफ नजर आ रही थी। इसलिए मैंने अपना पुराना घर बेच दिया और लियू रुयान की प्रॉपर्टी के पैसों से एक बेहद आलीशान और बड़े इलाके में नया घर खरीदा, जहां मैं और वो लेडी बाउंसर शिफ्ट हो गए। लियू रुयान की अस्थियों को मैंने हमेशा अपने पास रखा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उसकी आत्मा ऊपर से सब देख रही है तो उसे दिखना चाहिए कि मैं कितनी शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। लिन सर, अब आगे क्या करना है? परफेक्ट फिगर और तेज आंखों वाली वो लेडी बाउंसर इस समय थोड़ी शर्मा रही थी और मेरे पीछे खड़ी होकर अपने हाथ मल रही थी। मैं थोड़ा हंसा और कहा, अब सीधे अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करते हैं।